नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग लाइनमैन की प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, मध्य प्रदेश लाइनमैन की, ठीक है, जिसका एग्जाम 26 तारीख से स्टार्ट है लाइनमैनों का, और 21 तारीख को अपना प्लांट असिस्टेंट का है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लिए लेकर आया मॉडल पेपर सेट नंबर 2, जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले साथियों, और जिसमें साथियों जो कुछ क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल टाइप है उनको मैं सॉल्व करके भी इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते सेशन। तो देखिए मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, प्रतिरोध मापा जाता है। तो भैया इसमें जो क्वेश्चन है पूरे मिक्स क्वेश्चन है, ऑल चैप्टर से लिए गए है ना, 50 क्वेश्चन जो उठाए गए मॉडल पेपर सेट है ना, ठीक है। तो भैया प्रतिरोध मापा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध मापा जाता है किससे भैया, ओम में मापा जाता है, ठीक है। हेनरी किसका इंडक्टेंस की इकाई है, हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी की इकाई है, वाट किसकी शक्ति की इकाई है, ठीक है। अब साथियों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रा नहीं है, ठीक है। अब ये देखिएगा, वोल्टेज भी है, करंट भी है, पावर भी, ये तीनों की तीनों क्या इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मतलब मात्राएं यूनिट से होती है, ठीक है। अब यहाँ जो दूरी दिया हुआ, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसने इसने पूछा है विद्युत मात्रा नहीं है, ठीक है। अब साथियों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मतलब कि ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम क्या है आपको सभी को पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए वी और आर मान पता होने पर आई का सूत्र क्या होगा। तो आई बराबर क्या हो जाता है साथियों, वी अपान के क्या हो जाएगा, आई बराबर वी अपान आर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल याद रखिएगा हमेशा, कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। वी यहाँ ऊपर में रख देना, यहाँ पे साथियों आई और आर रखना है, जिसका भी मान निकालना है उसको बाहर निकाल देना। तो ये वी तो ऊपर हो जाएगा आर। अब जैसे कि अपने को निकालना है साथियों वी निकालना, तो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ये ट्रायंगल याद रखिएगा तो कभी आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा साथियों, वी अपान के आर। कहाँ पे दिया हुआ है ये आंसर इसका, देखिए इसका आंसर आ जाएगा, रुकिए, जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन साथियों उसका आंसर आ रहा है आई बराबर वी अपान के आर, ये डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, एक श्रृंखला परिपथ 3 प्रतिरोधों को जिनका मान क्रमशः 120 ओम, 270 ओम तथा 330 ओम है से बना है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए साथियों, इन्होंने क्या बोला है, श्रृंखला बोला है, और क्या है, प्रतिरोध है। तो R1 प्लस के R2 प्लस के R3, ठीक है। RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस के R2 प्लस, जब इसका आप सम करेंगे तो आपका साथियों कितना आ जाएगा, 720 ओम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आ रहा है कि, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप कि एक निश्चित व्हीटस्टोन ब्रिज में निम्नलिखित मात्रा के प्रतिरोध लगे हैं। तो R1 10 किलो ओम, R2 720 ओम तथा R4 2.4 किलो ओम। अज्ञात प्रतिरोध R3 का मान निकालना है। तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो फार्मूला होता है आर पी क्यू आर एस जो होता है, तो R1 बाई के R2 बराबर R3 बाई के R4 हो जाएगा। तो R3 जब निकालना है तो आप इसको पक्षांतर करेंगे, बाहर निकालेंगे साथियों, तो इन तीनों का मान रखेंगे, है ना, नीचे में, ठीक है। ये R3 आ जाएगा। तो जब आप इसका मतलब मल्टीपल कर देंगे साथियों, तो इसका आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए आएगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मात्रक होता है। तो भी इम्पीडेंस क्या होता है, प्रतिबाधा मतलब होती है जेड, एसी सर्किट की टोटल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध बोलते हैं प्रतिबाधा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस जो होता है इसकी इकाई क्या होती है साथियों, ओम होती है, क्योंकि ये भी क्या होता है, रुकावट पैदा करता है ना, तो इसीलिए इसकी इकाई क्या हो जाएंगी, ओम हो जाएंगी। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, हर्ट फ्रिक्वेंसी की इकाई हर्टेज होती है, प्रतिबाधा और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, और जो साइमन जो चालकता होती है उसकी इकाई क्या होती है साथियों, मोह होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, किसी एक बिंदु पर मिल रहे सारे करंट का योग शून्य होता है, यह किसका नियम है। तो भी यह किरचॉफ सर थे, उनके दो नियम थे, केसीएल और केवीएल। तो किरचॉफ करंट लॉ हो जाएगा ये, और एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन जो किरचॉफ करंट का लॉ साथियों, उसके मतलब किसी जंक्शन पर आने वाले जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, नोट पर क्या होता है साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट पर, है ना, बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ये उन्होंने यही बोला है क्या होता है, तो किरचॉफ का करंट नियम हो जाएगा, सातवें का आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। प्रवेश्यता मतलब होता है इम्पीडेंस, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने इम्पीडेंस, इसकी इकाई क्या होती है साथियों, सीमेंस होती है, ठीक है। इम्पीडेंस की इकाई क्या होती है, सीमेंस होती है ना। का मात्रक होता है, ओम किसका प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, हेनरी इंडक्टेंस की इकाई होती है, ठीक है। अब आगे देखिए साथी, विद्युत सोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, विद्युत सोल्डर। तो
तो ये जो विद्युत सोल्डर का मिश्रण क्या होता है, तो देखिए साथियों इसमें जो लेड होता है वो कम होता है और टीन क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। तो जो विद्युत सोल्डर है साथियों उसका आंसर आ रहा है ए। लेड कितना साथियों 37% और टीन कितना प्रतिशत है 67, मतलब हो जाएगा 67%, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए साथियों, इसके बाद में 10वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किस पर होती है। तो जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे होती है भैया, ये होती है कैथोड पर होती है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, बिजली घरों में किस भंडार बैटरी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो भैया ये होती है अपनी लेड एसिड बैटरी, जिसके अंदर में जो भरा होता है H2SO4 भरा हुआ होता है, रासायनिक पदार्थ पूछा जाता है, ठीक है। स्पंजी लेड और SO4, ठीक है। तो ये साथियों ये आपको पता होना चाहिए, लेड एसिड बैटरी आता है। अब भैया देखिए ये जो एक सामान्य सा क्वेश्चन है, ये अभी मतलब रिसेंट में टीओ में ये क्वेश्चन मतलब ऐसे कोई इस टाइप के क्वेश्चन की लेड अम्ल बैटरी चल सकती है। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आया था अभी कि जो अल्टरनेटर होता है वो कितने साल तक चलता है, मतलब टीओ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये देखिए लेड अम्ल बैटरी मतलब लेड एसिड बैटरी, सीसा संचायक बैटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, यह 2 से 5 वर्ष तक चल सकती है। इसका ये मतलब कार्यकाल यहाँ पे दिखाया बताया गया, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी आवेश रहित चालक के निकट चुंबक क्षेत्र की दिशा, अब ये इन्होंने क्या पूछा, चुंबक क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात की जाती है, किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये क्या है भैया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है साथियों, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो कि डीसी जनरेटर में लगता है, और जो लेफ्ट हैंड लगता है भैया डीसी मोटर में, ठीक है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है। आगे देखिएगा साथियों, स्थिर विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखेंगे साथियों आगे चल के। तो इसका आंसर आ रहा है आपका कि बचा हुआ आवेश का अध्ययन होता है। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर बी आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, 2 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्र एक श्रृंखला में जोड़े गए हैं, तुल्य विद्युत धारिता होगी। तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखिए इन्होंने क्या पूछा है, माइक्रोफेरेड पूछा है, मतलब कि कैपेसिटर जिसको बोलते हैं हम लोग। संधारित्र मतलब कैपेसिटर होता है, वो भी क्या में जुड़ी हुई है, श्रृंखला में जुड़ी हुई है। तो जो कैपेसिटर होता है साथी, उनका श्रृंखला का फॉर्मूला होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3 प्लस के 1/C4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 दिया हुआ ना, एलसीएम लिएगा आप तो आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा आपका एलसीएम कितना है साथियों, 2, तो 1/2 इंटू के 2 प्लस के 1/2 इंटू के 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा साथियों, आपका आ जाएगा 4/2 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, मतलब कि सीटी निकालना है ना। तो ये 1/CT बराबर ये हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, तो सीटी बराबर क्या हो जाएगा, सीटी बराबर 2/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया, 1/2 आप इसमें भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो देखिए साथियों इसका आंसर आ रहा है 0.5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन साथियों, एक साइनसोइडल धारा का आरएमएस मान कितना साथियों, 14 मिली एम्पियर है, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी। तो देखिए साथियों यहाँ पे आप सभी को 14 मिली एम्पियर क्या दिया हुआ है, आरएमएस मान दिया हुआ है, ठीक है। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना आपको पता होती है साथियों, √2 होता है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, √2 इंटू के क्या हो जाएगा साथियों, 14 मिली एम्पियर। तो जब आप इसका मल्टीपल कर देंगे है ना, तो आपका निकल के कितना आ रहा है साथियों, 19.8 आ रहा है मिली एम्पेयर, ठीक है, मिली एम्पेयर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा साथियों लास्ट में, देखिएगा पीक टू पीक मान क्या होगा, ठीक है। तो पीक टू पीक मान तो पीक टू पीक कितना हो जाएगा साथियों, 2 नॉट हो जाएगा, ठीक है, 2 आई नॉट हो जाएगा। तो ये 2 इंटू क्या करना आप, ये 19.8 का जब मल्टीपल आप कर देंगे साथियों, मैं आपको यहाँ बना, तो साथियों 2 आई नॉट का जब इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 19.8 में जब मल्टीपल करेंगे आप, तो आपका निकल के आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है साथियों इसका 39.6 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। ये कैसे आया मैं आपको यहाँ साइड में लगा दे रहा हूँ, इसमें आप देख लेना, ठीक है। आगे देखिएगा,
400 माइक्रो सेकेंड पीरियड के एक सिग्नल की आवृत्ति होती है। तो भी ये फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/t होता है ना, ठीक है, आप सभी को पता है ना। तो क्या करना, 1/t क्या दिया हुआ, 400 माइक्रो दिया हुआ है, ठीक है, इंटू के 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक में इतने का भाग दे देना 400 का, तो ये क्या, ये माइनस में है, तो ये 10 पर 6 की घात ऊपर चल जाएंगे, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा 400। तो 10 पर 6 की घात मतलब कि 10 के पीछे 6, मतलब वो 1 के पीछे 6 जीरो हो जाएंगे, और ये 400 से आप जब इसका ऐसा भाग दे देंगे साथियों, ये भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 25, आंसर आपका आ रहा है साथियों 2500 हर्ट्ज आ रहा है, मतलब कि इसका आंसर जो है साथियों बी आ रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है बी, 2500 हर्ट्ज आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, फॉर्म फैक्टर इनमें से किसका अनुपात है। तो भैया जो फॉर्म फैक्टर होता है वो किसका अनुपात होता है भैया, RMS मान के साथ औसत मान, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, 1.11 होता है, और RMS वैल्यू बटे की एवरेज वैल्यू इसका फार्मूला होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक तथा संधारित्र 20 वोल्ट AC स्रोत में श्रृंखला में जुड़े हुए है, परिपथ के प्रतिबाधा मतलब प्रतिबाधा इसमें दिया हुआ है, कितना दिया साथियों, 4.33 किलो ओम है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित कितनी होगी। तो साथियों देखिए, मैं इसको भी यहाँ बना के डाल दे रहा हूँ आपके लिए, ये जो मेरे पास मैंने हाथ से बना के ये कागज में बनाया, ये आप इसमें देख सकते हैं। देखिएगा, R दिया हुआ है, C दिया हुआ है, और टोटल वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे Z दिया हुआ है, प्रतिबाधा है ना। अब आपने को क्या निकालना है भैया, I निकालना है। तो AC सर्किट में I बराबर क्या हो जाएगा, V/Z हो जाएगा ना। तो V यहाँ पे 20 दिया हुआ है, और Z कितना दिया हुआ है साथियों, 4.33, तो 4330 के है ना, तो इसको चेंज कर देंगे। तो आप जब इसका इसमें भाग दे देंगे साथियों, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और उसने क्या किया, इसको मिली एम्पियर में दिया हुआ, तो 4.6 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते बनाकर दे दिया मैंने, ठीक है। अब आगे देखिए साथियों, स्टार कनेक्टेड परिपथ में प्रत्येक लाइन करंट का परिणाम होता है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। तो ये आता है अनुकूल फेस करंट के, स्टार कनेक्टेड में लाइन करंट बराबर फेस करंट होता है, ठीक है। डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर में फेस वोल्टेज होता है, तो ये आ जाएगा परिणाम के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी अर्ध तरंग परिशोधक की कार्य क्षमता होती है, तो वो भैया लगभग 40% होती है ना। आगे देखिएगा, डायोड है, तो ये साथियों बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, बहुत बार ये रिपीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ इनको याद जरूर रखिएगा। तो ये जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसरो, DRDO, LMRC, ठीक है, अपना MPTO, प्लांट असिस्टेंट, LA, उनमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डायोड है एक दिशीय उपकरण है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर बी आ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में चालन बैंड संयोजकता बैंड के समीप होता है। तो भैया किसके समीप होता है, ये होता है चालक में होता है। तो ये सीधे याद रखिएगा, अगर थ्योरी आप पढ़े तो आपका पूरा का पूरा क्लियर ही हो जाएगा वो, तो है ना। अब देखिए भैया KVAR, तो आप सभी को पता है एक ट्रायंगल होता है, उसमें KVAR, KVA और एक होता है KW, किलोवाट, है ना। तो ये तीनों ट्रायंगल में होते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है भैया कि ये जो KVAR किसके नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बढ़ते हैं रिएक्टिव पावर, प्रतिक्रियात्मक शक्ति बोला जाता है, और सक्रिय शक्ति और प्रत्यक्ष शक्ति भी होती है, वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति, है ना। तो ये आपको जो ट्रायंगल होता है एपरेंट पावर, ट्रू पावर वाला, ये आपको सब याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, 26 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, है ना। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ऑसिलोस्कोप का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या कर सकता है, ऊर्जा को नहीं दर्शाता, फ्रीक्वेंसी दर्शाता है, पीक टू सिग्नल को, वेव का आकार तो दर्शाता है, लेकिन ऊर्जा को नहीं दर्शाता, एनर्जी को, है ना। आगे देखिए साथियों, डिप्लेशन मोड मॉस्फेट। अब मॉस्फेट का कई बार क्या होता है मेरे भैया कि ये उसका मतलब कि इसका फुल लॉन्ग नेम पूछ लेता है मॉस्फेट का, ठीक है।
तो इसका मतलब मॉस्फेट होता है क्या साथियों, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, फुल नेम है ना। तो डिप्लेशन मोड मॉस्फेट, तो जो 27 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर दिया हुआ है पॉजिटिव एवं नेगेटिव गेट वोल्टेज दोनों में काम कर सकता है, ठीक है। SCR क्या होता है भैया, अब ये SCR क्या है, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या करता है साथियों, ये AC को DC में परिवर्तित कर देता है ना, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आ रहा है यूनी डायरेक्शनल एक स्विच होता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए साथियों, JFET क्या होता है, JFET जंक्शन इफेक्ट, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये साथी फुल नेम यार एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। तो देखिए JFET है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है C, एक वोल्टेज नियंत्रित उपकरण। JFET होता है, IGBT होता है, GTO होता है, ठीक है। तो देखिए आप आगे चलते हैं, और उपयुक्त में से बाईपोलर डिवाइस क्या है। तो जो 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा साथियों, इसको बोलते हैं IGBT। IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, और एक होता है साथियों GTO, गेट टर्न ऑफ स्विच। तो साथियों ये आपको मुँह जबानी पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी उठ के आ जाता है, ठीक है। अब दिया भी एंड गेट एंड आउट लो होगा। अब इसमें क्वेश्चन भैया पूछा गया है कि एंड गेट का आउट लो क्या होगा, आउट लो क्या होगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों, देख पा रहे हैं आप, यदि इनपुट लो हुआ तो, ठीक है, कब होगा, जब इनपुट लो हुआ तो। सार्वजनिक इमारतों ऑफिस में आमतौर पर कौन सा वायर सिस्टम लगाया जाता है। तो भैया इंपॉर्टेंट है, अभी जो अपना लाइनमैन का एग्जाम होने वाला है उसने वहाँ पे वायरिंग दी हुई है साथियों, तो इंडस्ट्रियल वायरिंग और डोमेस्टिक जिसको हम घरेलू वायरिंग बोलते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका आंसर आ रहा है कंड्यूस्ड वायरिंग, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों कि DC जनरेटर से उत्पन्न होने वाले EMF किस प्रकार प्रभावित EMF है। तो यह भी गतिशील होता है ना, डायनेमिकली होता है ना। आगे देखिएगा, DC मोटर में आर्मेचर करंट की दिशा होती है, तो क्या होती है भैया DC मशीन में, DC मोटर में। 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है भैया जनरेटेड EMF के विपरीत होती है। तभी तो इसमें भैया काउंटर EMF बैक EMF लगता है, आपको पता होगा जो DC मोटर्स होती है उन सब में बैक EMF काउंटर EMF होता है। अगर ये उत्पन्न नहीं होगा तो मोटर जल जाएंगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, है ना, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों क्या होता है इसके बाद में। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि DC मशीन का इंड्यूस्ड EMF किसके समानुपाती होता है। अब DC मशीन बोला हुआ है, अब DC मशीन होता है, ठीक है, किसके समानुपाती, इंड्यूस्ड EMF मतलब कि इजी जनरेटेड EMF क्या होता है साथियों, फाई ZNP/60A। आपको पता होगा इसका ये जो फार्मूला है। DC मशीन में इंड्यूस्ड EMF किसके समानुपाती होता है, केवल फील्ड के होता है, आर्मेचर की गति के मतलब N होता है, कंडक्टर मतलब समांतर पथों की संख्या, और पोल। तो मतलब इन सभी के आंसर आएगा D, मतलब 35 का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है D आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, DC मशीन का योग किसका बना होता है, आप सभी को पता है कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, ढलवे लोहे का बना हुआ होता है, जो मैग्नेटिक पार्ट प्रदान करता है, लो रिलेक्टेंस का पार्ट प्रदान करता है, तथा सभी उसके अंदर में जितने भी पार्ट्स लगे हुए होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसको योग बोला जाता है, एग्जाम में पूछा गया है भैया क्वेश्चन ये, है ना। अब देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, एक अलग से उद्दीप्त DC जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा हुआ होता है। अब इन्होंने पहले से ही बोल दिया, अलग से उद्दीप्त DC जनरेटर फील्ड किससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये बाहरी सप्लाई सोर्स से जुड़ा होता है, जैसे कि बैटरी 9 वोल्ट की 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है ना, है ना, तो उससे हम क्या करते हैं, फील्ड फ्लैशिंग करते हैं, उसको एक्साइटेड करते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है C। आगे देखिएगा, DC मोटर की गति बढ़ने पर क्या होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन साथियों, बैक EMF बढ़ जाता है किंतु लाइन करंट घट जाता है, 38 नंबर का, ठीक है। आगे देखिएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब होता है DOL स्टार्टर बड़ी DC मोटर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो क्यों नहीं होता ये बोलना, जैसे कि हम क्या करते हैं घरों में 2 HP 3 HP 4 HP की जो मतलब मोटर होती रहती हो, हम क्या करते हैं उसमें डायरेक्ट DOL स्टार्टर, आप सबने देखा होगा 2 पुश बटन रहती है, एक ऑन और एक ऑफ वाली, हरी और लाल, तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि DOL
बड़ी डीसी मोटर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया शुरुआत का करंट बहुत ज़्यादा होगा। अब इसका नाम ही है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, मतलब कि इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग करंट कम नहीं होती। और स्टार्टिंग करंट कम नहीं होगी तो जो बड़ी मशीनें क्या होती, स्टार्टिंग में अधिक करंट लेंगी तो मोटरों की वाइंडिंग क्या हो जाएंगी भैया, जल जाएगी। तो आंसर आएगा 39 का डी। आगे देखिएगा, डीसी मोटर के परिक्रमण की दिशा हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो भैया कैसे पता लगा सकते हैं, डीसी मोटर बोला है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। क्योंकि जो मोटर होती है लेफ्ट हैंड और जो डीसी जनरेटर होता है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, राइट हैंड रूल लगता है, मोटर में लेफ्ट हैंड लगता है, हमेशा याद रखिएगा फ्लेमिंग का, है ना। तो आगे देखिएगा, फुल लोड रेंज में भी इसमें से कौन सी डीसी मोटर की गति स्थिर होती है? तो भैया एक मोटर है शंट मोटर, जिसको स्थिर गति स्पीड वाली मोटर बोला जाता है। बहुत ही अच्छी मोटर है, इसको बिना लोड की भी चला सकते हैं, लेकिन जो सीरीज मोटर होती है हमको उसको बिना लोड के नहीं चलाना है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है ना। सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे न चलाए और चलेगी भी नहीं, क्योंकि अपना क्या होगा साथियों, परिपथ ही सर्किट ही पूर्ण नहीं होगा। तो इसका आंसर आ रहा है भैया शंट मोटर। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बी आंसर करेक्ट है। आगे देखिएगा सेकेंड, इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 42 नंबर का, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को पता होनी चाहिए भैया, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कैसे बनता है, क्या होता है, रिपेयर कैसे करता है। अगर इसका वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर प्ले लिस्ट में जाइएगा, ट्रांसफार्मर का पूरा आपको प्रैक्टिकल ऑपरेशन मिल जाएगा। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि एसी वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए तो ये एसी वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन कर सकता है कौन, हमारा ट्रांसफार्मर प्यारा सा। आगे देखिएगा, ट्रांसफार्मर के ब्रेदर में कौन सी चीज़ भरी हुई होती है? भैया ये क्या होता है भैया, सिलिका जेल भरी हुई होती है। सिलिका जेल का कहाँ यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, मतलब कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर के बाजू में लगा हुआ होता है एक छोटा सा धूधड़, मतलब छोटा सा एक डब्बा सा रहता है, उसके अंदर में सिलिका जेल भरा हुआ होता है। साथ ही वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण से जो भी नमी होती है, तो जब ट्रांसफार्मर साथियों श्वास लेता है ना, तो वो सूखी हवा को ही अंदर जाने देता है, वहाँ पे नमी जो होती है साथियों उसको घुसने नहीं देता, मतलब नमी को शोषित कर लेता है कौन, सिलिका जेल। अगर नमी हमारे ट्रांसफार्मर में चल जाएंगी साथियों तो क्या होगा, अपने जो तेल है, तेल मतलब ऑयल, नेफ्था ऑयल, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल, उसकी क्या होगी साथियों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी, जिससे ट्रांसफार्मर की दक्षता कम हो जाएंगी। तो हम क्या करते भी है, एक सिलिका जेल लगाते हैं। सिलिका जेल मतलब एक छोटा सा है ना, उसमें देखा होगा आपने, डब्बे में रहता है, वो क्या करता है, नमी को सोख लेता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि जब ये अच्छा रहता है तब कैसी गुड कंडीशन में कलर क्या होता है, और जब इसका ख़राब हो जाता है तब कंडीशन में क्या होता है? तो भैया जब ये गुड कंडीशन में रहता है तो ये नीला रहता है, नीला। और जब हल्का इसको मतलब कि वाष्प को ग्रहण कर लेता है तो ये गुलाबी या पीला हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या है जो ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता? तो भैया हम को पता है, हमारी प्राइमरी साइड की जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी सेकेंडरी साइड की भी फ्रीक्वेंसी रहेंगी। मान के चलो इनपुट में आपकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, टॉलरेंस ±3% है, ठीक है। तो आपका जो सेकेंडरी में होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन जो करंट और वोल्टेज है भैया ये चेंज होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का एक आम तरीका है। 45 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सभी को पता है भैया, ऑयल कूलिंग। पावर ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं पीटीआर, पावर ट्रांसफार्मर 5 MVA, 3 MVA, 8 MVA, 10 MVA के लगे हुए रहते हैं सब स्टेशनों में। आप सभी ने अगर नहीं देखा है तो मेरा वीडियो देखिएगा, पीटीआर क्या होते हैं, कैसे क्या सब स्टेशन में लगे होते हैं, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन सब इसमें बताया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है? तो भैया ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर का ऊपर में जो मेन टैंक के ऊपर में एक ड्रम के आकार का लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है, ये पूछना चाह रहा है भैया। 46 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देखिएगा, आंसर आ रहा है डी। ट्रांसफार्मर के तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखता है क्योंकि वातावरण में तापमान बदलते रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियंत्रण को किस प्रकार दर्शाया जाता है? वोल्टेज नियंत्रण, वोल्टेज रेगुलेशन। तो 47 नंबर का क्वेश्चन आंसर आ रहा है बी, E2 माइनस के V2 अपान के E2। ये क्वेश्चन याद रखिएगा भैया। कई E0 अपान के E0 देखिए एक दो, मतलब इसमें आप जब बुक्स पढ़ेंगे NK की पढ़ेंगे या फिर अरिहंत की पढ़ेंगे तो वहाँ पे E0 लिखा होगा और E1 लिखा होगा, ऐसा मतलब देख लेना वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिएगा, सामान्य परिचालन व्यवस्था में कौन से ट्रांसफार्मर के सहायक को लगभग 60 सर्किट किया जाता है? तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए, जो CT होता है करंट ट्रांसफार्मर, उसको हम क्या करते हैं भैया, शॉर्ट कर देते हैं CT, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 60 किया जाता है, कौन
सामान्य परिचालन व्यवस्था में कौन ट्रांसफार्मर के सहायक को शॉर्ट किया जाता है? तो भैया सीटी को करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए सीटी की सेकेंडरी को क्या करते हैं भैया, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कुछ ब्लास्ट ना हो, कुछ फूटफाट ना हो, ये सब आपको पता होनी चाहिए, है ना। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा उपकरण तात्कालिक मूल्य जब विद्युत मात्रा का संकलन किया जा रहा हो तो वह उस समय दर्शाता है? तो भैया कौन दर्शाएगा? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से जो क्वेश्चन आ रहे वो इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है भैया, तो ये भी अपने चैप्टर में दिया हुआ है, लाइनमैन में भी क्वेश्चन यहाँ से भी उठेगा, हो सकता है यही बन जाए। तो ये देखिएगा, इसका आंसर आ रहा है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, परमानेंट मूविंग कॉइल उपकरण में नमी बल किस चीज़ से उपलब्ध होता है? तो भाई ये ऐसे क्वेश्चन आके दिमाग खाते हैं वहाँ पे। तो इसका आंसर आ रहा है 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है साथियों बी, ईडी करंट। तो आई होप साथियों ये आपके मॉडल पेपर नंबर सेट 2 के जो क्वेश्चन थे 50 के 50 सभी आपके सॉल्व हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है, अगर आपको जो लाइनमैन का काम क्या होता है, क्या काम करते हैं, वो सब वीडियो यहाँ पे आपके लिए बना के डाल चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छी तैयारी करिए, आप लोगों का जरूर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।